Hello and welcome all of you and you're watching K-Commerce Academy with me Kunal Singhal। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चंस रिलेटेड टू सेगमेंट रिपोर्टिंग को डिस्कस किया था। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारा जो अकाउंटेंसी का प्रैक्टिकल है टोटल 20 मार्क्स का होता है, जिसमें से 12 मार्क्स का रिटन भी होता है, जिसमें हमें 1 आवर का टाइम मिलता है और उसमें सेगमेंट रिपोर्टिंग, रेशियो एनालिसिस एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन जो क्वेश्चंस का पैटर्न है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। डिफरेंट लैंग्वेज एंड डिफरेंट काइंड ऑफ कैलकुलेशंस आर देयर। मैंने पिछले वीडियो में सेगमेंट रिपोर्टिंग के क्वेश्चंस डिस्कस किए ही थे और रेशियो एनालिसिस के क्वेश्चंस डिस्कस करने के लिए मैंने जैसे कि वादा किया था, बट बहुत ही बिजी शेड्यूल की वजह से मैं वो क्वेश्चंस लेके नहीं आ पा रहा था। आज मैं आया हूं, दोबारा से कोशिश किया है कि आप लोगों के साथ में कुछ क्वेश्चंस जो कि रेशियो एनालिसिस के चैप्टर्स में से आ सकते हैं अकाउंटेंसी के रिटन प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में, वो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने कमेंट करके रिक्वेस्ट किया है, मेल आए हैं मेरे पास में, मैसेज आए हैं कि सर प्लीज रेशियो एनालिसिस एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आप डिस्कस कीजिए। अभी जो आपकी स्क्रीन पर आपको सेगमेंट रिपोर्टिंग का क्वेश्चन दिख रहा है, ये तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था पिछले वीडियो में। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है उस वीडियो का, आप उसको देख सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात, ये कंप्लीट एक पीडीएफ है 39 क्वेश्चंस का। आप मेल आईडी अपना अगर कमेंट सेक्शन में छोड़ देते हैं तो मैं आपको ये पूरा पीडीएफ मेल भी कर दूंगा। इसके अलावा भी एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज मैंने आप लोगों के लिए रखा है, बिकॉज आप सब क्लास 12th के बोर्ड स्टूडेंट्स हैं। तो आप लोगों के लिए एक स्पेशल सरप्राइज मैंने रखा है जो वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा। फुल बिजी शेड्यूल होने के बावजूद भी आप लोगों के लिए एक स्पेशल थिंग मैंने प्लान किया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं हमारे क्वेश्चन से। सेगमेंट रिपोर्टिंग क्वेश्चन जैसे कि मैंने आपको बताया हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और आज हम शुरू करने वाले हैं रेशियो एनालिसिस के क्वेश्चन से। यह है क्वेश्चन नंबर 4। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स रिगार्डिंग क्रेडिट सेल्स ऑफ 2015 and 2016, is it correct to say that cash inflow, that is कैश आ रहा है, कैश इनफ्लो, that is collection from debtors has improved in the year 2016? ये ऐसा पूछ रहा है कि ये जो इन्फॉर्मेशन आपको दे रखी है, इस इन्फॉर्मेशन को देख के क्या आप कह सकते हैं कि प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में करंट ईयर में जो इनफ्लो ऑफ कैश है वो बिजनेस में इंक्रीज हुआ है। अब यहाँ पे ना तो इसने ये बताया है कि आपको रेशियो एनालिसिस यूज करना है, कैश फ्लो स्टेटमेंट यूज करना है, कुछ भी नहीं। जस्ट डायरेक्टली आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दी और आपसे पूछा गया है यू हैव टू टेल अस दैट वेदर द कैश इनफ्लो हैज बीन इंक्रीज्ड और नॉट। तो देखें इन्फॉर्मेशन क्या क्या है। ओपनिंग बैलेंस ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स, क्रेडिट सेल्स। आप रिकॉल कर सकते हैं ये जो 3 इन्फॉर्मेशन है, ओपनिंग बैलेंस ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स एंड द क्रेडिट सेल्स, इस इंफॉर्मेशन को यूज करके आपका एक फॉर्मूला बनता है नेम्ड एज ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। याद आ रहा है आप लोगों को, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। और ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो आपको क्या बताता है, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो जिसका फॉर्मूला है नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। और उस फॉर्मूले से हमें क्या पता चलता है दैट व्हाट आर द टोटल नंबर ऑफ टाइम्स द नंबर ऑफ टर्नओवर्स द ट्रेड रिसीवेबल्स हैव अकर्ड। तो इस क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन है इसको यूज करके ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट किया जा सकता है और वही हम कैलकुलेट करेंगे और उसे कैलकुलेट करने के बाद हम बताएंगे कि क्या कैश इनफ्लो इंप्रूव हुआ है या इंप्रूव नहीं, कम हुआ है। अब आप कहेंगे कि ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो से कैसे कैलकुलेट होगा, तो देखिए सपोज कीजिए लास्ट ईयर आपका ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो था 4 टाइम्स, पूरे साल में आपके 4 टर्नओवर अगर हो पाते थे, ठीक है, और करंट ईयर में आपका ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो आ जाता है 6 टाइम्स। इस साल आपने 6 टर्नओवर्स क्रिएट किए हैं, पिछले साल आप 4 टर्नओवर्स कर रहे थे, इसका मतलब आप अपने डेटर्स को कितने मंथ्स का क्रेडिट अलाउ कर रहे थे, 3 मंथ्स का क्रेडिट अलाउ कर रहे थे। 3 मंथ्स का क्रेडिट अलाउ किया तो पूरे साल में जाके टोटल 4 टर्नओवर्स बन गए। और
करंट ईयर में अगर आपका 6 टर्नओवर्स क्रिएट हुए हैं, इसका मतलब इस बार आपने सिर्फ 2 मंथ्स का क्रेडिट ही अलाउ किया है, तो 2 मंथ्स का क्रेडिट अलाउ करने की वजह से आपके पूरे साल में जाके टोटल 6 टर्नओवर्स क्रिएट हो गए। लास्ट ईयर आप 4 मंथ्स का क्रेडिट अलाउ कर रहे थे, और लास्ट ईयर आप 3 मंथ्स का क्रेडिट अलाउ कर रहे थे, और इस ईयर आप 2 मंथ्स का क्रेडिट अलाउ कर रहे हैं। तो सिचुएशन क्या हुई, लास्ट ईयर आपने 3 मंथ्स का क्रेडिट अगर अलाउ किया था और इस ईयर आपने करंट ईयर में आपने 2 मंथ्स का क्रेडिट अलाउ किया है, तो कैश इनफ्लो हमारा करंट ईयर में क्या होगा, इंप्रूव होगा। कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स हैज इम्प्रूव्ड, हैज शोन एन इम्प्रूवमेंट, के पहले 3 महीने में जाके पैसा कलेक्ट करते थे, अभी 2 महीने में पैसा कलेक्ट कर रहे हैं, इंप्रूव हुआ है। और उसी की जगह अगर ऐसा आ जाता है कि लास्ट ईयर 3 मंथ्स में हम कलेक्ट कर रहे थे मनी, और करंट ईयर में हम 4 मंथ्स में मनी कलेक्ट कर रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे, द कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स हैज डिक्रीज्ड, डिक्लाइंड। तो इसी पे डिपेंड करता है। तो हम क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन में, ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो एंड डेट कलेक्शन पीरियड कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हायर रेशियो आता है तो भी ये बताएगा कि कैश इनफ्लो इंक्रीज हुआ है, और डेट कलेक्शन पीरियड अगर आपका लो आता है, डेट कलेक्शन पीरियड लो आता है, कम आता है, तो भी ये बताएगा कि हमारा कैश इनफ्लो, कैश कलेक्शन इंप्रूव हुआ है। ठीक है, तो जल्दी से हम बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ। Look students, here we do have the solution for question number 4। ये सॉल्यूशन रहा इसका, जहां पे हमने सबसे पहले ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला लिखा, दैट इज क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। और एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स हमें क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन ही है, ओपनिंग और क्लोजिंग गिवन है, उसको ऐड करके ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल अपॉन 2 करेंगे तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स आ जाएगा। और 2014-15 के लिए जब हमने कैलकुलेट किया तो 6.49 टाइम्स आया, और वही ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो जब हमने 2015-16 के लिए कैलकुलेट किया तो 11.43 टाइम्स आया। इट मींस आवर ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो हैज शोन एन इंक्रीज। और आप अगर सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो में जाएंगे, अपनी बुक में आपके जो सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो लिखा है, वहां पे यही लिखा है, हायर द रेशियो बेटर इट इज। लास्ट ईयर हमारे सिर्फ 6 टर्नओवर हो पा रहे थे, करंट ईयर में हमारे 11 टर्नओवर्स हो पाए हैं। इसका मतलब हमारा कैश कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स इंप्रूव हुआ है। और कंक्लूजन भी आप देख सकते हैं क्या लिखा है, यस it is correct to say that cash inflow, that is collection from debtors, has improved in the year 2016 as compared to 2015। जैसे ही ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो इंक्रीज हुआ है तो ये इंडिकेट कर रहा है कि कलेक्शन फ्रॉम डेटर भी इंक्रीज हुआ है। लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, कि अगर ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, आपका ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो इंक्रीज शो कर रहा है ना, तो इसका मतलब क्या है, इट इज अ बेटर पोजीशन, इंप्रूव हुआ है, कलेक्शन इंक्रीज हो रहा है। और उसी की जगह अगर आपका डेट कलेक्शन पीरियड, एवरेज कलेक्शन पीरियड, जल्दी से मुझे बताइए कि डेट कलेक्शन पीरियड का क्या फॉर्मूला होता है, रिकॉल कीजिए अपने माइंड में। डेट कलेक्शन पीरियड का फॉर्मूला होता है, डेट कलेक्शन पीरियड या फिर एवरेज कलेक्शन पीरियड जिसको हम बोलते हैं, ये भी इसी से एसोसिएटेड फॉर्मूला है। डेट कलेक्शन पीरियड का फॉर्मूला होता है 365 अपॉन ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। याद आ रहा है आप लोगों को, या तो आप ले सकते हैं इसकी जगह 12 अपॉन ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो अगर आप मंथ्स में कैलकुलेट करना चाहते हैं तो, और या फिर अगर आप डेज में कैलकुलेट करना चाहते हैं तो 365 अपॉन ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। ये फॉर्मूला होता है हमारा डेट कलेक्शन पीरियड का। ठीक है, तो अगर आपने डेट कलेक्शन पीरियड कैलकुलेट किया और आपका डेट कलेक्शन पीरियड वॉट एवर डेट, चाहे वो नंबर ऑफ मंथ्स में या नंबर ऑफ डेज में, वो अगर डिक्रीज हुआ है तो वो भी इंडिकेट करता है प्रॉम्प्ट कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, क्विक कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो अगर इंक्रीज हो रहा है तो ये हमारे लिए फेवरेबल सिचुएशन है, और डेट कलेक्शन पीरियड, एवरेज कलेक्शन पीरियड डिक्रीज हो रहा है तो ये भी हमारे लिए फेवरेबल सिचुएशन है। एक बात तो ये आपको याद रखना है। दूसरा ये कि आप अपने ये फॉर्मूला रेशियोज कैलकुलेट करने के बाद में
इस तरह का एक्सप्लेनेशन जिसको हम एनालिसिस बोलते हैं ये जरूर से दें, अदरवाइज फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। आप सिर्फ ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो 2014-15 का कैलकुलेट कर देते हो, 15-16 का कैलकुलेट कर देते हो, और ये जो एनालिसिस यहाँ पे आपको दे रखा है वेदर इट हैज इंक्रीज्ड वेदर इट हैज डिक्लाइंड, ये बात अगर आप नहीं लिखते हैं तो आपको 3 में से 2 मार्क्स ही मिलेंगे, आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रोवाइड द एनालिसिस इन द, बाकी तो सभी में देना चाहिए लेकिन जो आपका अकाउंटेंसी का रिटन प्रैक्टिकल है उसमें ये एनालिसिस देना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, और एक बात, जब कभी भी आपको रेशियोज कैलकुलेट करने पड़े डेसिमल्स में, देख रहे हैं आप 6.49 टाइम्स, 11.43 टाइम्स, जब कभी भी आपको डेसिमल्स में रेशियोज कैलकुलेट करने पड़े तो आप क्या करेंगे, आप इन रेशियोज को कैलकुलेट करेंगे टू द 3 डेसिमल प्लेसेस। आप इन रेशियोज को कैलकुलेट करेंगे टू द 3 डेसिमल प्लेसेस और फिर आप उसको राउंड ऑफ कर देंगे टू द 2 डेसिमल प्लेस। फिर आप 3 डेसिमल प्लेस पे कैलकुलेट करके, सपोज आपके पास में आया 5.239, तो 239 का मतलब क्या है, आप इसको कर देंगे 5.24। इसको कहते हैं कि 3 डेसिमल प्लेस पे कैलकुलेट करके 2 डेसिमल प्लेसेस पे राउंड ऑफ कर देना। कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सिर्फ 2 डेसिमल प्लेस पे कैलकुलेट करके उसको टर्मिनेट कर देते हैं, पर ऐसे में फिर आंसर गलत हो जाता है। तो आप क्या करेंगे, एवरी टाइम वेन एवर यू नीड टू कैलकुलेट द एनी रेशियो एनी फिगर थ्रू आउट योर अकाउंटेंसी in decimals, so you will calculate it to the 3 decimal places and after that you will round off it to the 2 decimal places. I hope ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। याद रखिएगा, अगर ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो इंक्रीज हुआ है तो ये फेवरेबल है, और डेट कलेक्शन पीरियड अगर डिक्रीज हुआ है तो ये भी आपका फेवरेबल है। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So students, here we do have the 5th question. The following information relates with credit purchases for 2 years 2014-15 and 2015-16। इस बार क्रेडिट परचेजेस की बात कर रहा है ये। ठीक है, इंफॉर्मेशन में क्या है, ओपनिंग बैलेंस ऑफ ट्रेड पेबल्स, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ ट्रेड पेबल्स, क्रेडिट परचेजेस, और फिर कहा है फाइंड आउट वेदर द कैश आउटफ्लो यानी कि कैश का पेमेंट हैज इंक्रीज्ड और व्हाट इज द अमाउंट ऑफ चेंज। तो पहली बात तो हमें बताना है कि क्या पेमेंट्स टू द क्रेडिटर्स, कैश आउटफ्लो बढ़ा है, इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज, और फिर ये बताना है कि वो जो भी चेंज है इंक्रीज डिक्रीज वो कितना चेंज हुआ है। तो फिर से आप देख सकते हैं इस इंफॉर्मेशन को देखते हुए हमें ये पता चल रहा है कि ओपनिंग ट्रेड पेबल्स, क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स एंड क्रेडिट परचेजेस को यूज करते हुए एक फॉर्मूला हमारा बन सकता है ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला हमारा बनता है, जो कि फॉर्मूला क्या होता है, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो इक्वल्स टू नेट क्रेडिट परचेजेस अपॉन एवरेज पेबल्स, एवरेज ट्रेड पेबल्स। और इस फॉर्मूले को यूज करके हम कैलकुलेट करेंगे ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो 2014 के लिए एंड ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो 2015 के लिए। इन केस ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो इंक्रीज आता है तो इसका मतलब क्या है, द कैश पेमेंट्स और द कैश आउटफ्लो हैज इंक्रीज्ड। और अगर आपका ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो 2014 के कंपैरिजन में 2015 में डिक्रीज हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, then it will indicate that cash outflows or the cash payments has reduced। अगर ये डिक्रीज आता है तो डायरेक्टली पॉजिटिव सा थिंग है। अगर आपका ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में करंट ईयर में इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब क्या है, आपका कैश आउटफ्लो इंक्रीज हुआ है। और अगर आपका ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब क्या है, आपका जो कैश आउटफ्लो है वो डिक्रीज हुआ है। तो जल्दी से हम एक बार सॉल्यूशन को देख लेते हैं कि क्या हमारा इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है। सो स्टूडेंट्स, हियर वी डू हैव द सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें 2014-15 का जब हमने ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट किया तो हमारे पास में आता है 6.86 टाइम्स, या फिर इसको हम अगर परसेंटेज में कैलकुलेट करते हैं तो 685.71 टाइम्स भी आ सकता है। कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। नॉर्मली हमारी बुक्स में जो फॉर्मूला दे रखा है ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो का वो
टाइम्स में दिया है, तो अगर आप इसको टाइम्स में कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 6.86 टाइम्स, 6.86 टाइम्स आपके पास में आंसर आएगा। और उसी के बेसिस पे भी आप अपना आंसर दे सकते हैं, आप अपना सॉल्यूशन दे सकते हैं, है ना, अगर आप उसको 100 से मल्टीप्लाई नहीं करते तो। क्योंकि यहाँ पे हमने सॉल्यूशन में उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया है, इसलिए जो आंसर आया है वो परसेंटेज में आया है। अगर आप 100 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो जो आपके पास आंसर आएगा वो टाइम्स में आएगा। इसी तरह से जब हमने 15-16 का कैलकुलेट किया तो हमारे पास में कितना आ रहा है, इट इज वी आर गेटिंग 9.6 टाइम्स, 9.6 टाइम्स इज द आंसर फॉर 2015-16। अब आप बताएं आपको क्या नजर आ रहा है। प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में साफ साफ दिख रहा है करंट ईयर में जो ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो है वो क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। इट मींस द कैश आउटफ्लो हैज इंक्रीज्ड इन द ईयर 2015-16। मैंने आपको पहले बताया था अगर ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो इंक्रीज हो रहा है तो आउटफ्लो भी इंक्रीज ही माना जाएगा। पहले हमारे सिर्फ 6 टर्नओवर हो पाते थे, अभी हमारे 9 टर्नओवर्स हो पा रहे हैं, बिकॉज हमने जल्दी जल्दी पेमेंट करना शुरू कर दिया है। वी आर टेकिंग लेस क्रेडिट, लेस टाइम पीरियड टू पे, ठीक है, तो इसलिए कैश आउटफ्लो इंक्रीज हुआ है। और कितना इंक्रीज हुआ, जो सेकंड क्वेश्चन वो पूछ रहा था, इट हैज इंक्रीज्ड बाय 274.29%, या फिर कह सकते हैं इट हैज इंक्रीज्ड बाय 2.74 टाइम्स। डिफरेंस ही तो निकालना है सिर्फ आपको, 2.74 टाइम्स, ठीक है। सो दिस वाज अ सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें आपको क्या करना था, आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि जो इन्फॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में दे रखी है उस इन्फॉर्मेशन को यूज करके हम कौन से रेशियोज कैलकुलेट कर सकते हैं। बस आपको ये डिसाइड करना है, बिकॉज द क्वेश्चन विल नेवर आस्क यू टू कैलकुलेट अ पर्टिकुलर रेशियो। वो लिख के नहीं देगा कि आपको करंट रेशियो कैलकुलेट करना है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करना है, नेट प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट करना है, लिख के नहीं देगा। आपको आइडेंटिफाई करना है कि इस इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए मैं कौन सा रेशियो कैलकुलेट करके और अपना आंसर प्रेजेंट कर सकता हूं। सो दिस वाज द सॉल्यूशन। लेट अस मूव फर्दर, कुछ और क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करते हैं। सभी क्वेश्चंस को स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से आप देखना समझना, बिकॉज जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो हमारा अकाउंटेंसी का रिटन प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होता है उसमें जो क्वेश्चंस होते हैं वो रेशियो एनालिसिस से, कैश फ्लो स्टेटमेंट से, कंपैरेटिव कॉमन साइज से, सेगमेंट रिपोर्टिंग से, इनसे आते हैं, लेकिन उनकी जो लैंग्वेज है, जो प्रेजेंटेशन स्टाइल है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो वो किस तरह का होता है वही प्रैक्टिस करवाने के लिए मैं आपको ये क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। अब ऑब्वियस बात है कि एक सिंगल वीडियो में तो सारे क्वेश्चंस करवाना पॉसिबल नहीं है, तो आज कुछ 4-5 क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करेंगे, उसके अलावा बाकी क्वेश्चंस फिर अगले वीडियो में मैं जल्दी से जल्दी लेके आने की कोशिश करूंगा। और बाकी मैंने आपको बता ही दिया कि ये पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो उसके लिए आप अपना मेल आईडी कमेंट में मेंशन कर दीजिए। लेकिन उसके बावजूद भी मैं रेकमेंड करूंगा कि आप वीडियोस जरूर अटेंड करें, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो सिर्फ सॉल्यूशन को, आंसर को देख के समझ में नहीं आती है, बल्कि मैं यहाँ पे जब आपको सॉल्व करवाता हूँ तो आपसे डिस्कस हो पाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दे रखा है क्विक रेशियो 1.5 टाइम्स और 1.5, करंट एसेट्स अमाउंट रुपीज 1 लाख, करंट लाइबिलिटीज रुपीज 40,000, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। इन्वेंट्री कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है, ठीक है। तो चलिए इसको एक बार ट्राई करके देखते हैं। क्विक रेशियो का हमें आंसर, इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं ना उसमें आपको करना क्या होता है, जो आंसर आपको दे रखा है उस आंसर से आप अपने क्वेश्चन की शुरुआत करें। यानी कि जैसे कि आपको यहाँ पे आंसर कौन से दे रखा है, क्विक रेशियो को कैलकुलेट करके 1.5 इसने दे रखा है, तो आप अपने क्वेश्चन की शुरुआत यहीं से कीजिए कि आप सबसे पहले क्विक रेशियो का फॉर्मूला लिख लो। तो आपको ध्यान है क्विक रेशियो इक्वल्स टू क्या होता है, क्विक रेशियो इक्वल्स टू होता है क्विक एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज, ठीक है। जिसको याद है बहुत अच्छी बात है, और जिसको याद नहीं है तो प्लीज याद कीजिए फॉर्मूलाज को। तो क्विक एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज हमारा फॉर्मूला होता है। क्या क्वेश्चन में हमें क्विक एसेट्स गिवन है? बिल्कुल नहीं। क्या क्वेश्चन में हमें करंट लाइबिलिटीज गिवन है? जी हाँ, हमें क्वेश्चन में करंट लाइबिलिटीज तो गिवन है। तो बस उसी फॉर्मूला को यूज करते हुए और आपको कैलकुलेट करना है द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। तो क्या करेंगे, इसमें हम वैल्यूज इंसर्ट करना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए क्विक रेशियो की जगह तो आप क्या लिख देंगे 1.5 अपॉन 1। बहुत सिंपल तरीके से मैं बता रहा हूँ, फिर सॉल्यूशन जो इसमें किया हुआ है प्रिंटेड वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। 1.5 अपॉन 1 इक्वल्स टू, अब क्विक एसेट की जगह तो आपको ऐसे क्विक एसेट्स रखना पड़ेगा एज इट इज, तो आप एज इट इज लिख देंगे क्विक एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज, ठीक है।
और करंट लायबिलिटीज की वैल्यू तो आपको पता है ना, तो करंट लायबिलिटीज की वैल्यू हम रख देंगे कितनी, ₹40,000। 40,000 जो क्वेश्चन में गिवन है वो हमने करंट लायबिलिटीज की वैल्यू रख दी। अब आपको करना क्या है, अब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का यूज करेंगे। अब आप क्या करेंगे, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 1 को मल्टीप्लाई करेंगे आप क्विक एसेट से, और 40,000 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 से, तो आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, यू विल गेट द इक्वेशन दैट इज क्विक एसेट्स इक्वल्स टू 40,000 मल्टीप्लाई 1.5। ये आपके पास में इक्वेशन आ गई। इसी को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास में क्विक एसेट्स का वैल्यू आ जाएगा, दैट इज ₹60,000। अब आप देखिए, आपको क्विक एसेट्स का वैल्यू तो आ गया आपके पास में, ठीक है, लेकिन आपको कैलकुलेट क्या करना है, इन्वेंट्री। तो अब आपको करंट एसेट की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में, एक और फॉर्मूला हम बनाते हैं। बताइए क्विक एसेट का फॉर्मूला क्या होता है, आपको सबको ध्यान है अच्छी तरह से, दैट इज क्विक एसेट्स इक्वल्स टू करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री। क्विक एसेट्स इक्वल्स टू करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री, है ना, ये हमारा फॉर्मूला होता है। जिसको नहीं याद है तो प्लीज जल्दी से जाइए अपने बुक में से फॉर्मूलाज याद करें। क्विक एसेट इक्वल टू करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री, और क्विक एसेट अभी हमने कितना कैलकुलेट किया, 60,000, देन इक्वल्स टू करंट एसेट हमें क्वेश्चन में कितना गिवन है, 1 लाख माइनस इन्वेंट्री, ठीक है, जो कि हमें गिवन नहीं है। तो बस अब आपको इन वैल्यूज को इक्वल टू के दूसरे साइड चेंज करते हुए, यानी कि आपके पास में नेक्स्ट क्या आ जाएगा, इन्वेंट्रीज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास में 60,000, नहीं 60 नहीं, 1 लाख को उधर हम ले जाते हैं और इन्वेंट्री को इधर ले आते हैं, तो हमारे पास में बन जाएगा ये इन्वेंट्री इक्वल्स टू 1 लाख माइनस 60,000, ठीक है। तो फाइनली आंसर आ जाएगा इन्वेंट्री इक्वल्स टू 40,000, है ना। इन्वेंट्री इक्वल्स टू हमारे पास में कितना आ जाएगा, 40,000 आंसर आ जाएगा। तो ये था वे हाउ वी विल सॉल्व द सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 6। कहाँ से हमने क्वेश्चन की शुरुआत की, जैसे कि मैंने आपको बताया, जब कभी भी आपको इस तरह के क्वेश्चन मिलते हैं जिसमें आपको ये पता नहीं चल रहा है कि शुरुआत कहाँ से करें, बिकॉज होता यही कि अगर शुरुआत आपकी सही होगी तो आपको सॉल्यूशन सही मिल जाएगा। तो जो आंसर आपको दे रखा है ना, क्विक रेशियो का आंसर दे रखा है, तो बस उस क्विक रेशियो का फॉर्मूला सबसे पहले आप लिख दो, उसके बाद में वैल्यूज इंसर्ट करते जाओ। क्विक रेशियो हमें दे रखा था 1.5, तो हमने 1.5/1 लिख दिया, और फिर क्विक एसेट लिख दिया अपॉन करंट लायबिलिटी की वैल्यू दे रखी थी, तो क्विक एसेट की वैल्यू आ गई। उसके बाद में क्विक एसेट का फॉर्मूला लिखा, उस फाइनली हमारे पास में इन्वेंट्री की वैल्यू आ गई। So this is how you have to present the solution for question number 6. देख लेते हैं एक बार printed solution को भी। So here we do have the solution for question number 6, that is quick assets equals to quick ratio equals to quick assets upon current liabilities, then 1.5 equals to quick asset upon 40,000, quick assets equals to 60,000। कैलकुलेशन ऑफ इन्वेंट्री के लिए क्या करेंगे हम, इन्वेंट्री इक्वल टू करंट एसेट माइनस क्विक एसेट, सो 1 लाख माइनस 60,000 इक्वल्स टू 40,000 विल बी द आंसर। आई होप आपको सभी बात अच्छी तरह से समझ में आई होगी क्लियरली, ठीक है। लेट अस मूव स्टूडेंट्स विद क्वेश्चन नंबर 7। कैलकुलेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। डायरेक्टली आपको क्या कैलकुलेट करना है वो पूछा हुआ है। कैलकुलेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। इफ द ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स ₹50,000, closing trade receivables ₹1 lakh, and trade receivable turnover ratio is 4 times। डायरेक्ट क्वेश्चन, इसमें कुछ भी नहीं करना है। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला लिखो, और उस फॉर्मूले में जो भी वैल्यूज दे रखी हैं इन फॉर्मूला वैल्यूज को इंसर्ट करो, आपके पास आंसर आ जाएगा। हम सॉल्यूशन देख लेते हैं डायरेक्टली। तो यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन, जिसमें सबसे पहले हमने ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला लिखा, दैट इज क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। इसके बाद में वैल्यूज इंसर्ट करना स्टार्ट किया। जैसे कि आपको ध्यान है, क्वेश्चन में ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो की वैल्यू तो दे ही रखी थी, ठीक है, 4 टाइम्स, तो ये हमने वैल्यू यहाँ पे रख दी 4। और क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो हमें कैलकुलेट करना है। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स 75,000 हमने लिख दिया। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स कहाँ से आया, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है
ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स अपॉन 2, जिसको कैलकुलेट किया हमने 75,000। और बस अब इस टोटल इक्वेशन को सॉल्व करके हमारे पास में क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का आंसर आ गया, दैट इज ₹3 लाख। तो डायरेक्ट क्वेश्चन था, इसमें ज्यादा कुछ एक्सप्लेन करने जैसा ऐसा है नहीं, बस आपको फॉर्मूला प्रॉपर तरीके से याद होना चाहिए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। टोटल 10 क्वेश्चन हम आज सॉल्व करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 8, that is ABC Limited has earned a profit of ₹2 lakh for the year ended 31st March 2016। ये जो प्रॉफिट अर्न किया वो दे रखा है। If the return on total assets is 5%, compute total assets। अब बात यह है कि रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स जैसा फॉर्मूला तो आपने कोई पढ़ा ही नहीं है अपने सिलेबस में, तो कंफ्यूजन अराइज होना ही होना है ना, क्योंकि ऐसा कोई फॉर्मूला हमने पढ़ा ही नहीं है। बट कंफ्यूज मत हुइए, जैसा उसका नेम लिखा है रिटर्न ऑन टोटल एसेट, उसके हिसाब से आप अपना फॉर्मूला बना सकते हैं। कैसे? आपने रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला पढ़ा है ना, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला क्या था? रिटर्न अपॉन इन्वेस्टमेंट। तो इसी तरह से रिटर्न ऑन टोटल एसेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? फॉर्मूला हो जाएगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है, अपॉन टोटल एसेट्स। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन टोटल एसेट्स, ये फॉर्मूला हो जाएगा। और इसे कैलकुलेट करके आप वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे किसकी? रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स की। इत्तेफाक की बात यह है कि रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स तो इसने ऑलरेडी कैलकुलेट करके दे दिया 5%। अच्छा, परसेंटेज में दिया है तो ठीक है, इसको 100 से मल्टीप्लाई भी कर दो फॉर्मूले को। इस तरह से फॉर्मूलाज आपके बनाए जाते हैं। क्या कि हमें ऐसा नहीं सोचना है कि कोई फॉर्मूला ऐसा दे दिया जो कि हमारे बुक में नहीं था तो कंफ्यूज हो जाए, नहीं। इसने बोला है रिटर्न ऑन टोटल एसेट, तो दिस इज नेट प्रॉफिट इज द रिटर्न, एंड ऑन टोटल एसेट मतलब डिनोमिनेटर में टोटल एसेट रख दिया, और क्योंकि आंसर परसेंटेज में था तो 100 से मल्टीप्लाई भी कर दिया। अब बस आपको जैसे कि इस क्वेश्चन में 2 लाख रुपीज नेट प्रॉफिट दे रखा है, यहाँ पे आप 2 लाख रुपीज लिख दो, 100 आपका एज इट इज लिखा हुआ है, और 5 आपका आंसर दे ही रखा है, तो इसको इक्वल टू 5 कर दो, इक्वल टू 5 हो जाएगा। फिर सारा को क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपको टोटल एसेट की वैल्यू कैलकुलेट होकर आ जाएगी। सिंपल इजी सा है ना। एक बार सॉल्यूशन चेक कर लेते हैं। So here is the formula, here is the solution for question number 8. Return on total assets equals ratio equals to प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप ध्यान रखें किस क्वेश्चन में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, किस रेशियो में प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, किस क्वेश्चन में प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम है, किस क्वेश्चन में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इंटरेस्ट एंड प्रेफरेंस डिविडेंड है। ये थोड़ी सी चीजें जो याद रखना जरूरी है, अलग अलग फॉर्मूलाज में अलग अलग तरह का प्रॉफिट लिया हुआ है। तो यहाँ पे रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स रेशियो इक्वल्स टू प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन टोटल एसेट्स मल्टीप्लाई 100, और उसके बाद में हमने वैल्यूज इंसर्ट कर दी हैं। वैल्यूज में क्या था? वैल्यूज में हमें एक तो दे रखा था टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो दे रखा था 5%, तो हमने यहाँ पे 5 लिख दिया। उसके बाद प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा तो 2 लाख, वो लिख दिया, और इन सबको आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप फाइनली टोटल एसेट की वैल्यू आ गई 40 लाख रुपीस का आंसर हो गया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ पूरे अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। और क्योंकि वीडियो वैसे ही काफ़ी लंबा हो रहा है, तो इसको आज की क्लास को हम यहीं पे स्टॉप करेंगे। बाकी के क्वेश्चंस को मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी, क्योंकि थोड़ा बिजी शेड्यूल होता है तो मैं टाइम स्पेयर नहीं कर पाता, वीडियो बनाने में काफ़ी समय लगता है। तो मैं फिर भी कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी आपके साथ क्वेश्चन शेयर हो सकें, और किस तरह के क्वेश्चंस वाइवा में आने वाले हैं उससे रिलेटेड भी कुछ वीडियोस मैंने ऑलरेडी आपको इस अपने चैनल पे शेयर कर रखे हैं। डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक भी गिवन है, पूरी प्लेलिस्ट गिवन है जिसमें कि वाइवा क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो उन्हें भी आप देखें और आपको इससे हेल्प मिलेगी ये समझने में कि किस तरह के क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करना है फॉर द वाइवा पर्पस। और एक अब सरप्राइज, जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपके लिए कहा था कि एक सरप्राइज मैं आपके लिए लेके आऊंगा वीडियो के एंड में। तो सरप्राइज ये है, आप में से कोई भी स्टूडेंट, चाहे आप किसी भी स्टेट के हैं, लेकिन अगर आप CBSE के एग्जाम के लिए अपियर हो रहे हैं, क्लास 12th कॉमर्स CBSE में अगर आप अपियर हो रहे हैं, अकाउंटेंसी या फिर बिजनेस स्टडीज का प्रैक्टिकल आपको अपियर अभी होना है, तो उसके वाइवा मॉक वाइवा में अब आप अपियर होना चाहते हैं, तो आपको कमेंट सेक्शन में अपना मेल आईडी मेंशन करना है विद द सेंटेंस दैट आई वांट टू अपियर फॉर मॉक वाइवा। मैं आपके लिए कंडक्ट करूंगा ऑनलाइन मॉक वाइवा
आपको मॉक वाइवा अपीयर होने के लिए कमेंट सेक्शन में लिखना है आई वांट टू अपीयर फॉर मॉक वाइवा, और आपको उसके साथ में अपना मेल आईडी मेंशन कर देना है। मैं आपका डेट और टाइम शेड्यूल आपके मेल आईडी पे सेंड करूंगा, और फिर आप मॉक वाइवा में अपीयर हो सकते हैं। अकाउंटेंसी या बिजनेस स्टडीज, जिस भी सब्जेक्ट के लिए आप अपनी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, यहाँ आपको वही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपके प्रैक्टिकल एग्जामिनर, जो एक्सटर्नल एग्जामिनर आएंगे, वो आपसे पूछ सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं मॉक वाइवा में अपीयर होना, तो आप कमेंट सेक्शन में अपना मेल आईडी विद द सेंटेंस आई वांट टू अपीयर फॉर मॉक वाइवा लिख दीजिए, एंड आई विल डेफिनेटली सेंड यू द डिटेल्स फॉर दैट, और जल्दी से जल्दी आपके लिए वो प्रैक्टिस सेशन अरेंज किया जा सकेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, यूजफुल लगा है, तो लाइक भी बनता है और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना भी बनता है। देखते रहिए के कॉमर्स एकेडमी फॉर द लेटेस्ट अपडेटेड नॉलेज एंड एग्जामिनेशन प्रिपरेशन ऑफ कॉमर्स फील्ड। थैंक यू।